हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, एक नए क्लास के साथ जिसमें करेंगे हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बेस्ड है कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर। जैसे कि पिछले कुछ क्लासेस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, EN क्या होता है, IUPAC कैसे लिखते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, इन पर क्या किया अपन ने, थोड़ी पढ़ाई की। अब बारी है कि उन टॉपिक्स पे क्या किए जाए, क्वेश्चन किए जाए, है ना। तो आज की क्लास उन टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन से रिलेट है। पढ़ना एक और होता है और फिर उस पर क्वेश्चन लगाना भी आपको जरूरी होता है ना। तो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो पढ़ा हुआ है उसका यूज हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट से लेक्चर। सामने है आपके पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल मोहर सॉल्ट इज। मींस क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है कि आपको क्या करना है, मोहर सॉल्ट का 1 मोल डिसॉल्व करना है, मोहर सॉल्ट का 1 मोल, और उससे कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बताना है आपको। तो सबसे पहली बात कि आपको क्या पता होना चाहिए, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो उसको डिसोसिएट कर पाएंगे। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4, फिर कौन आता है, अमोनिया NH4, कितना, 2 बार, और एक होता है SO4 और डन, 0.6H2O। ये फॉर्मूला होता है किसका, मोहर सॉल्ट का, जैसे कि हमने पढ़ा था मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, है ना। अब इसको डिसोशिएट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिसोशिएट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो कैसे डिसोशिएट होगा, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन डिसोशिएट हो जाएगा, फिर SO4, ये दोनों बाहर निकलेंगे, आयरन और SO4। तो SO4 पे तो पता है कितना चार्ज होता है, 2 माइनस, तो आयरन पर भी कितना आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। ये दो आयन डिसोशिएट कर दिए। अब इसकी बारी, यहां से एक और सल्फेट आयन निकल रहा है, देखिए आप, है ना। तो सल्फेट आयन तो पहले लिख चुके। अब किसकी बारी है, अमोनिया की बारी है, तो NH4, दो अमोनिया मिलके एक सल्फेट को बैलेंस कर रहे हैं, तो अमोनिया पर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल जब काउंटिंग करोगे तो एक आयरन का है, दो सल्फेट के है, और देखिए अमोनिया कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इट मींस ओवरऑल जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, टोटल आयन आ जाएंगे कितने, 5। जी हाँ, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आयन, 5। इस पे एक क्वेश्चन और ऐसा भी बन सकता है जिसमें आपसे क्या पूछा जाए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा होगा कि बताइए मोहर सॉल्ट को डिसॉल्व करने पर कौन कौन से आयन हैं जो फ्री होते हैं ना। आपको पता होना चाहिए मोहर सॉल्ट को जब डिसॉल्व किया जाता है तो Fe2+ निकलता है ना, SO4 2 माइनस, फेरस, ये सल्फेट, और फिर कौन हो गया, एक अमोनिया आयन हो गया। ओके, ये 3 आयन निकलते हैं, और रिमेंबर दैट इसमें चार्ज भी याद रखना है आपको, Fe2+, Fe3+ रिलीज नहीं होता है ना, Fe+ रिलीज होता है, कितना, Fe2+। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अदर जो सॉल्ट पड़े हैं वो सारे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहर सॉल्ट पे बना है ऐसे ही और अदर वाले पर भी बन सकता है, जिसमें डबल सॉल्ट आते हैं ना, उनकी बातें हो रही। आप जानते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया जाता है क्या, एक डबल सॉल्ट होता है, कोऑर्डिनेट क्वांटिटी होती है या कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नाउ डबल सॉल्ट, जिसमें 2 टाइप के सॉल्ट मिले हुए होते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया, दो। डन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है, ठीक है। सो पहले इसको साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट। पढ़िए जरा क्या लिखा है, complex in which a metal is attached to only one kind of donor group is। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा संकुल जिसमें क्या करे, सेंट्रल मेटल एटम से कौन अटैच होंगे,
एक ही प्रकार के दाता समूह, ये वर्ड काम का है। कौन सा? एक ही प्रकार के दाता समूह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, एक्चुअल में ये डोनर ग्रुप बोल रहा है, बट आप जानते हैं यहाँ डोनर ग्रुप इट मींस किसको बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये बोल रहा है इनडायरेक्टली किसके बारे में? लिगेंड्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लिगेंड्स, तो उन लिगेंड्स के बारे में डायरेक्ट बताया जा रहा है आपको। अब एक ही प्रकार के होने चाहिए, तो सेम लिगेंड जब अप्रोच होते हैं, नंबर्स ऑफ लिगेंड हो जाएंगे। हो सकता है 4 बार आ रहा हो सकता है 6 बार आ रहा हो, तो नंबर ऑफ लिगेंड, बट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सेम के लिए एक वर्ड यूज होता है, आप जानते हैं क्या? होमो। मीन्स ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? होमोलैप्टिक बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर देता हूं, देखिए लाइक आपके पास क्या आ रहा है? पीटी आ रहा है, Cl4 आ रहा है, ठीक है। एक बारी में कितना कर दे, इसको 2 माइनस कर देते हैं। एक बारी में क्या आ रहा है? पीटी Cl4 Br2, 2 माइनस। नाउ इसमें से एक कंपाउंड हेट्रोलिटिक है और एक क्या है? होमोलिटिक है। कैसे बोल रहा हूं मैं? तो देखिए इस पहले वाले कंपाउंड में क्या है? ओनली क्लोरीन है, जबकि सेकंड कंपाउंड में आप देखोगे तो लिगेंड की जगह क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं। दिख रहा है क्या? वन काइंड ऑफ वाला पूछा है, तो वन काइंड ऑफ मतलब जिसमें एक ही आए, एक ही आने वाले का नाम क्या होता है? होमो। होमो मतलब सेम होता है। यूनि नहीं लगा सकते आप, यूनिडेंटेड नहीं बोल सकते। यूनिडेंटेड मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं। और किलेट वाला केस तो यहाँ आएगा नहीं। सो जस्ट होमो और हेट्रो में था, तो होमो मतलब सेम टू सेम रहने चाहिए, सारे के सारे। 4 है तो चारों सेम, 6 है तो 6 के 6 सेम। यहाँ पर अलग अलग होती है, अगर अलग अलग आ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोलिटिक कहलाते हैं। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए जरा इसको। सॉरी, हाँ। Which of the following compound consist of a homoleptic complex? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में होमोलैप्टिक वाला केस है? अभी पढ़ा होमोलैप्टिक क्या होता है, तो होमोलैप्टिक में देखा हमने क्या होना चाहिए? सेम डोनर ग्रुप होना चाहिए, सेम डोनर ग्रुप। एक ही बोल दूं मैं तो उसको, सेम भी ना बोल के क्या बोल दूं? सिर्फ एक, एक प्रकार का। तो आप देखो इस वाले में देखो क्या है? 5 NH3 है और एक कौन है? CO3 है। नेक्स्ट अगले केस में चलोगे तो इसमें देखो NH3 5 है, एक क्लोरीन है। इस वाले केस में देखो NH3 4 है, 2 Cl2 है। बट इस फर्स्ट वाले को ध्यान से देखिए, इसमें NH3 कितनी बार है? 6 बार है। क्या कितनी बार है? 6 बार है। अमीन कितनी बार है? 6 बार है। 6 बार है इट मींस 6 का 6 वही है, तो कैसा हो जाएगा? होमोलैप्टिक, सारे के सारे एक जैसे। बाकी ये कौन कौन से? आप देखोगे बी को, आप देखोगे सी को, आप देखोगे डी को, तो डी में अलग अलग यूज हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? हेट्रोलैप्टिक कहलाएंगे। ओके क्या? आसान क्वेश्चन था। फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ज्यादा ऊपर नहीं, इतना ही। ओके स्टार्ट करते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का योग बोल रहा है। क्या लिख रहा है? कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या का योग। अब कौन सी संख्या? तो आपके पास दो कंपाउंड दिए हैं, एक तो ये कंपाउंड है और दूसरा ये कंपाउंड है। दोनों से क्या करना है आपको? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और फिर दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है सिंपली। सो स्टार्ट करते हैं, पहले कंपाउंड लिख लेते हैं। क्या है कंपाउंड? कोबाल्ट H2O है, फिर नेक्स्ट क्या है? Cn, फिर
En कितनी बार है, 2 बार, और फिर 2+। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले का निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट के लिए निकाल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम के लिए। मान लीजिए उसको क्या, X प्लस, एक बार है H2O, और H2O कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, प्लस साइनाइड एक ही बार है, साइनाइड कितनी बार है, एक ही बार है, और उस पर भी -1 का चार्ज होता है, प्लस En 2 बार ही आया है पर उस पर चार्ज 0 होता है, इक्वल टू पूरे कंपाउंड पर होल चार्ज कितना है, 2+ है, तो आप उसको इक्वल टू कितना रख दोगे, इक्वल टू +2 रख दोगे एज इट इज। नाउ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -1 इक्वल टू कितना आ गया, +2। नाउ -1 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +2 +1, ओवरऑल ऐड करने पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 3। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या दिया है उनने, ये कोबाल्ट ब्रोमीन वाला देखते हैं क्या है, कोबाल्ट, फिर Br 2 बार है, और En 2 बार है, और एक प्लस चार्ज। नाउ वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, क्या कीजिए, इसको X मान लीजिए, प्लस 2 बारी है Br, हैलोजन है इसलिए -1 चार्ज, +2, आप जानते हैं En इथिलीन डाई अमीन, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लोन पेयर होते हैं बस, तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस चार्ज लगाए तो कितना होगा, प्लस का 1। नाउ -1 +2 में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, और ये वाला कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू कितना, +1। नाउ x -2 को उस तरफ पहुंचा दो तो +1 +2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 3। एक जगह मींस इस फर्स्ट वाले में, बड़ा वाला जो फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कितना आया, +3, सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी कितना आ रहा है, +3, उसको क्या चाहिए, उसको सम चाहिए, दोनों का योग चाहिए, तो आप क्या करोगे, टोटल कोबाल्ट का क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दोगे, कितना, +3 +3, ओवरऑल कितना आ जाएगा आंसर, प्लस का 6। जी हाँ, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस का 6। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस क्या था, थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा कर दी कि आप पहले इसका निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए, और जाकर क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, आसान सा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। What is the correct way of representing nickel in NiCO4? आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, क्या है, NiCO4, इसमें निकल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से दर्शाया जाएगा, ये पूछा है। मीन्स आप थोड़ा सा अगर IUPAC पढ़े होंगे, IUPAC में आपको पता होगा कि ये जो रोमन नंबर है, दिस वन इज रोमन नंबर है ना, 0, ये 2, ये 1 और ये 3, क्या है, ये रोमन नंबर। रोमन नंबर में जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखा जाता है, छोटे ब्रैकेट के अंदर। मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछी है बट इनडायरेक्टली है, कैसे लिखा जाता है। सो लेट्स चेक क्या आता है। मान लीजिए निकल क्या है, X है, प्लस कितनी बार आया है, 4 बार आया है, क्या है, CO कार्बोनिल, 0 चार्ज होता है, इक्वल टू कंपाउंड पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 0, X प्लस कितना, 0 इक्वल टू 0, और X में 0 जुड़ा तो X इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। X में 0 नहीं जोड़ना है, 0 को उधर ले जाना, बट ओवरऑल कितना आ रहा है, X 0 आ रहा है, देखा क्या। अब आप उधर ढूंढ लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल को लिखते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें रोमन नंबर लिखते हैं, 0 0 होता है ना, रोमन में हो या नॉर्मल में हो। नाउ निकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट आंसर, मींस ए इज द करेक्ट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को किस में लिखा जाता है, रोमन सिस्टम में लिखा जाता है ना, रोमन पद्धति में लिखा जाता है।
आप जानते हैं रोमन गिनती पढ़ी होगी आपने बचपन में। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पूछा वही था क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछा है, पर उसको पूछने का तरीका उसका कैसा हो गया है, बदल गया है, डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग कोबाल्ट इन, ये सेम क्वेश्चन आ गया जैसे अभी निकल के लिए निकाला था आपने, अब किसके लिए निकालोगे, कोबाल्ट के लिए निकालोगे। फटाफट से, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है। किसका निकालना है, इसी का निकालना है। तो यही से स्टार्ट करते हैं। कोबाल्ट को मान लीजिए X प्लस क्लोरीन कितनी बार आया है, 2 बार। और याद रखिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में रखिए और साइन के साथ रखिए तो गलती नहीं होगी। हैलोजन पे -1 चार्ज होता है, प्लस En कितनी बार आया है, 2 बार ही आया है। और En पर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है, इक्वल टू कंपाउंड पर चार्ज दिख रहा है क्या, जी हाँ, प्लस का 1। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x -2 -1 का +2 में मल्टीप्लाई, दिस वन इज 0 इक्वल टू प्लस का 1। नाउ -2 को उस तरफ पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा, +1 +2, x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, प्लस का 3। जी हाँ, बहुत आसान है, प्लस का 3। अब देख लीजिए +3 कहाँ आ रहा है, प्लस तो नहीं लगाएंगे, वो रोमन नंबर में जस्ट 3 दिखेगा आपको। तो इन दोनों में तो 2 2 है, यहाँ पर आ रहा है 3, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ओह, ये तो कोबाल्ट का नाम भी चेंज कर रहा है। तो अब आपको आईयूपीएसी का रूल पता होना चाहिए। अगर आपने आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप इसको इजीली कर लोगे। कैसे कि मुझे पता है कि जब मेटल का नाम चेंज हो रहा है ना, इट मींस वो या तो किस केस में होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होगा, या फिर पॉजिटिव और न्यूट्रल वाले केस में होगा जहां अपन पढ़ते हैं। सो सिंपल 3 केस पढ़े थे कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो या तो न्यूट्रल हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, ये 3 केस आते हैं, या तो न्यूट्रल, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं या पढ़ा हुआ है कि इन दोनों केस में अगर कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जिस पर क्या होता है, धन चार्ज होता है, धनावेश होता है। और नेगेटिव मतलब जिस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ओके, तो इन दोनों केस में अगर वो उदासीन है या धनावेशित है, दोनों केस में उसके नाम में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, है ना। उसका नाम जो नॉर्मल नाम है, जिसको बोलते जनरल नेम, सामान्य नाम, वही यूज होता है। तो आप अभी कंपाउंड देखिए क्या है, प्लस लगा हुआ है। प्लस है मतलब मैं बोल दूंगा कि कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, धनावेशित है, उस केस में उसका नाम चेंज नहीं होगा, जनरल नाम। जनरल नाम क्या है इस मेटल का, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट 3 वाला आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी ना करे, है ना, कोबाल्ट 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। ये कब आता कोबाल्टेट, जब यहाँ पर क्या होता, माइनस चार्ज होता। अगर नेगेटिव आता है तो फिर क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है। और जनरली क्या लग जाता है लास्ट में, एट लग जाता है। नाम चेंज होता है और क्या लग जाता है, एट लग जाता है। बहुत सिंपल है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी बहुत आसान है। बस थोड़े बेसिक रूल्स याद होने चाहिए आपको। अगर वो पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन देखें, उसके बाद सॉल्यूशन की बात हो, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu का संकरण पूछ रहा है इस गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कहानी आती है कि आपको थ्योरी फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी थ्योरी, वीबीटी को, जी हाँ।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, उसके बाद क्या करोगे, लिगेंड का इफेक्ट लगाओगे, और लिगेंड के इफेक्ट के बाद आपको हाई स्पिन लो स्पिन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, अंदर का ऑर्बिटल यूज हो रहा है या बाहर का यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होता है ना। 50-50 का चांस तो बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार है मतलब एक तो ये कैंसिल हो जाएगा और दूसरा ये कैंसिल, इट मींस एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचे दो ऑप्शन आपके पास, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा थ्योरी, कौन सी, वीबीटी। चलिए फटाफट से, क्या देखा था वीबीटी में कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सेंट्रल मेटल एटम को लिख दीजिए Cu, कितने नंबर पे आता है, 29 नंबर पर आता है। नाउ 29 से स्टार्ट करेंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका, आर्गन है ना, 4s2 3d, आर्गन के कितने होते हैं 18 और 2 20, बचे कितने 9, यहां लगा दो, ये हो गए कितने 29। बिल्कुल। नाउ अब क्या निकालना है आपको, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है, जब लिगेंड अप्रोच करता है तो अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर कर देती है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, इट मींस उस पर प्लस चार्ज आएगा, तो देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है ताकि अंदर जगह बन सके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं Cu के लिए, है ना। कैसे, Cu को मान लीजिए X प्लस, इसी से निकाल रहे ना, ध्यान रखना कंपाउंड ये अपना, Cu की जगह X लिख दिया है, कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अमोनिया कोई सा भी चार्ज नहीं होता है, जीरो लिख देंगे, अमीन है सॉरी, जीरो लिख देंगे। फिर इक्वल टू चार्ज कितना है इस पर, +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं, थोड़ा सा इसको करेक्ट करें आप, +2 नहीं, यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा। +2 से भी कर सकते हैं, हालांकि +2 से करेंगे तो फिर sp3 आ जाएगा, जी हाँ sp3 आ जाएगा, तो ऐसे ही करते हैं, +2 से ही सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि +3 अगर करूंगा मैं तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो +3 आया तो भी सॉल्व हो जाएगा, +2 आया तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेट दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले +2 वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में आपको +3 बता दूंगा कैसे इफेक्ट करता है लिगेंड। नाउ +2 लेके स्टार्ट हो जाओ, तो कॉपर में से क्या करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दीजिए 2+, इट मींस आर्गन जैसा का वैसा रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, आउटर मोस्ट वाले से निकलते हैं, सबसे बाहर, सबसे बाहर कौन है, फोर्थ ऑर्बिट है, तो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो कितना बचेगा 0, और इधर कौन आ गया 3d9, ठीक है। नाउ अब इसको बना लीजिए, तो ये बनाया मैंने क्या, d का 9। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने भर दिए मैंने, 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कौन था ये, 3d था, 3d के बाद कौन आता है 4s, 4s के बाद कौन आता है 4p, मींस कैसे, तो 4s एक डिब्बा होता है, 4p में कितने डिब्बे होते हैं, 3 डिब्बे होते हैं, इस तरीके से। अब कहानी क्या है कि मेरे पास 4 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ क्या चाहिए होते हैं मुझे, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, मतलब खाली कक्षक भी उतने ही चाहिए, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने खाली कक्षक, है ना। सो 4 चाहिए, तो देखिए 4 मिल रहे हैं क्या, 1 2 3 4, 4 तो है, बट यहां पर जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन फील करते हो इसके बाद किसका इफेक्ट आता है यहाँ, लिगेंड का, जी हाँ, लिगेंड का इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए जरा ध्यान से, Cu यहां पर क्या लगेगा, लिगेंड का इफेक्ट लगेगा। Cu पर कितना है 2+ है, और 2+ के केस में आप जानते हैं क्या है यहाँ पर, अमीन है। 2+ के केस में तो अमीन कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बिल्कुल वीक होगा, तो वो इसको शिफ्ट नहीं करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। और आप सोचिए जरा सा, लेट मान लीजिए अगर
लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड भी आ जाता, वहां साइनाइड आ जाता, या वहां कार्बोनिल आ जाता, एनीथिंग दो में से कोई भी आ जाते, स्ट्रॉन्ग हो जाता, तो भी वो कहाँ शिफ्ट कराता, इधर जगह ही नहीं है तो शिफ्ट कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो ही नहीं सकती। तब उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बाहर के ऑर्बिटल्स यूज करना पड़ेगा। और अगर आप बाहर के ऑर्बिटल्स यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, ध्यान से देखिए, पहला कौन सा है, एस है, तो एस लिखेंगे, और फिर पी के कितने, चार ही चाहिए थे ना, 1 2 3 4, पी के कितने यूज हो रहे, 3 यूज हो रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, आप इसकी जियोमेट्री भी बता सकते हैं, क्या हो जाएगी जियोमेट्री, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय हो जाएगी। जी हाँ, इस तरीके से। अगर एक और निकाल देते, वहां लेट +3 होता, एक और निकल जाता, तो फिर यहाँ जगह खाली हो जाती, जगह खाली हो जाती तो उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या लग जाता, केस लग जाता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देता, पेयरिंग करा देता, पेयरिंग कराता तो अंदर एक डिब्बा खाली हो जाता, अंदर एक डिब्बा खाली होता, उस केस में क्या होता है, अंदर से एक डिब्बा खाली मतलब इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इनर ऑर्बिटल यूज होता है, तब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ चला जाता, dsp2 पर चला जाता। बट फिलहाल आंसर क्या आएगा इसका, sp3। ओके, +2 भी आ सकता है वहां, +3 भी आ सकता है, एनीथिंग आपको सॉल्व करते आना चाहिए। यहाँ लिगेंड के बारे में ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, क्योंकि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग भी आ जाता तो भी यहाँ पेयरिंग के लिए जगह नहीं थी। ओके क्या, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इतनी मेहनत तो आपको लगेगी, है ना, एक बार उसके कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल लिखने पड़ेंगे, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में उसने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हो वो लिखना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिगेंड का इफेक्ट देखना पड़ेगा कि लिगेंड किस प्रकार का है, कहीं स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वो पेयरिंग करा देता है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा सकता, बट स्ट्रॉन्ग क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग होने से अंदर का डिब्बा खाली, अंदर का डिब्बा खाली तो इनर, इनर है तो पहले किसकी एंट्री हो जाती है, डी की एंट्री हो जाती है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाला, अब क्या पूछ रहा है आपसे वो, अब पूछ रहा है कि इसका शेप क्या होगा, किसका शेप, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है और उस कंपाउंड के शेप के बारे में पूछा जा रहा है। ये रहा कंपाउंड PtCl4 2-, PtCl4 2-। तो कंपाउंड का शेप जियोमेट्री बताने के लिए आपको वही चाहिए, क्या वही, इट मींस हाइब्रिडाइजेशन। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन आप शेप नहीं बता सकते। अगर वो 6 लिगेंड वाला होता, 6 लिगेंड वाला होता तो मैं बोलता, बिल्कुल बोलता, क्या बोलता, 6 लिगेंड है, इट मींस उसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। बट 4 वाले में आप जानते हैं 2 केस होते, या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, 2 केस बनते, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम पूरे तरीके से श्योरिटी के साथ बता पाएंगे क्या कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। वैसे तो पीटी का केस सिंपल पता होना चाहिए, पीटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और याद भी हो जाने चाहिए, बट फिर भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें लगाते हैं VBT। नाउ VBT में क्या रखा मैंने यहाँ पे, PT कितना होता है, 78 नंबर पे आता है, क्या लिखोगे इधर, यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा, 54, डन। फिर कौन आएगा, 5 नहीं, 5 नहीं, 6 आ जाएगा यहाँ, 6s भरेगा, फिर 4f भरेगा, और फिर आएगी किसकी बारी, 5d की। तो 4f को कंसीडर नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं अपन, है ना, बहुत अंदर का ऑर्बिटल है 4f, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी कितने हो गए आपके पास, यहाँ 14 और फिर 2, तो ये हो गए 8 और 2 10, और ये आ गया कितना, 70, बचे हैं कितने, 8। तो डी के पास कितने चले जाएंगे, 8 चले जाएंगे। जी हाँ, डी के पास कितने चले जाएंगे, 8 चले जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं उस एफ को बाहर निकाल दूं तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनेगा 54 वाला, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6s2
5d8। फिर बोल रहा हूँ 4f क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अंदर का है। आप सोचिए ऑर्बिट कैसा होता है, फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ आएगा, फिर फिफ्थ के बाद सिक्स आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलने, छठे से निकलने, उसके बाद कहाँ से निकलने, पांचवे से, उसके बाद फोर्थ वाले से। तो फोर्थ का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट स्किप दैट। नाउ कितना आ गया, 6s2 5d8। अब क्या करना है आपको, उसका ऑक्सीडेशन निकालना है। तो पीटी पर कितना चार्ज चढ़ रहा है, चलिए फटाफट से उसको ऊपर ही फिनिश करते हैं। कैसे, यहीं पर कर लेते हैं फटाफट से। x मान लिया, कितना हो रहा है, क्लोरीन इंटू 1 करा तो माइनस का 4 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, माइनस का 2। x इसको उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 2 प्लस का 4 इक्वल टू कितना बचता है, प्लस का 2। जी हाँ, प्लस का 2। नाउ प्लस का 2 आ रहा है तो यहाँ लगा दीजिए 2 प्लस। क्या किया है पीटी ने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए हैं तो क्या कहानी आएगी, फटाफट से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, कहां से होएंगे, 6s से बाहर जाएंगे। इट मींस 6s 0 हो जाएगा और 5d के पास कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब बनाइए d ऑर्बिटल फटाफट से। ये बना दिया क्या, 5d। अब इसके बाद कौन आएगा, 6s, फिर कौन आएगा 6p। ये रहा 6s और फिर ये रहा 6p। ठीक है, नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कितने हैं मेरे पास, 5d के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब किसकी बारी है, अब किसका इफेक्ट आएगा, लिगेंड का। रिमेंबर ये बहुत जरूरी है। लिगेंड्स क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और लिगेंड्स है कौन, क्लोरीन है। अच्छा क्लोरीन को तो छोड़िए आप, इधर देखिए पीटी किस सीरीज का है, 5d सीरीज का है। 5d हो या 4d सीरीज हो, दोनों के केस में सारे लिगेंड को क्या कंसीडर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर किया जाता है। वो पांचवी सीरीज का हो, डी में 3 सीरीज होती है ना, डी ब्लॉक की जो फर्स्ट रो होती है उसको 3d सीरीज बोलते हैं, उसी के नीचे वाले को 4d सीरीज बोलते हैं, और उससे नीचे वाले को 5d सीरीज बोलते हैं। ऐसे डी ब्लॉक में 3 सीरीज है, 3d 4d और 5d। 3d में कुछ रूल्स होते हैं जिनको याद रखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब होगा और वीक फील्ड लिगेंड कब होगा। ये आपको पता चलेगा किससे, क्रिस्टल फील्ड की थ्योरी से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। तो अभी आप ये समझिए कि 4d या 5d सीरीज का कोई मेटल एटम आता है तो उसके साथ कोई भी लिगेंड आ जाए, किसी भी नेचर का लिगेंड आ जाए, वो कैसा होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करा देता है पेयरिंग। क्या करा देता है, पेयरिंग। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा होगा। जी हाँ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अप्रोच हुई है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, उसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, धकेल दिया है, रिपल कर दिया है। तो वो यहाँ आकर पेयरिंग कर लेगा। जैसे ही वो वहां आकर पेयरिंग करेगा क्या बनेगा, डिब्बा मींस ऑर्बिटल। थोड़ी इज्जत उसको भी देते हैं। कौन सा है, 5d, फिर कौन है 6s, और फिर कौन आते हैं 6p आता है। ठीक है, नाउ भरते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो मुझे कितने डिब्बे चाहिए, 4। एक तो यहाँ का खाली हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। मींस ओवरऑल अगर इतने डब्बे ले लिए जाए तो काम बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा काम। नाउ यही है क्या अपना आंसर, इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है। इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा डी का एक हुआ ना, ये डी था, डी का एक, एस का एक, और पी के कितने हुए, एक और एक, दो, DsP2। जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है तो आपको याद रखना पड़ता है क्या, कि जियोमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। जी हाँ, कैसी होगी,
स्क्वायर प्लेनर होगी, तो स्क्वायर प्लेनर वाला करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग समतली। कैसी होगी? वर्ग समतलीय होगी। अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते थे। इन शॉर्ट पीटी के केस में क्या होता है, प्लेटिनम के केस में जब भी लिगेंड कितने अप्रोच होते हैं, 4 लिगेंड अप्रोच होते हैं, उस केस में पीटी आप जानते हैं 5D सीरीज का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा और कहीं ना कहीं वो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। जैसे ही पेयरिंग होती है अंदर के ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं, और अंदर के ऑर्बिटल्स खाली होते हैं तो ऑलवेज क्या आ जाएगा, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने क्या कराई है, पेयरिंग। पेयरिंग कराने से अंदर का ऑर्बिटल हो गया है खाली, अंदर का ऑर्बिटल खाली है, इट मींस ऑलवेज इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, अंदर वाला। और अंदर वाला है तो कहां से स्टार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन, डी से स्टार्ट होगा। और फिर डी के से स्टार्ट होगा तो आप फटाफट हाइब्रिडाइजेशन बता देते और उसके हिसाब से फिर क्या आ जाती, जियोमेट्री आ जाती। तो ये सारी चीजें आपको आ सकती है अगर आपके पास प्रैक्टिस है। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपके पास प्रैक्टिस है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, बिल्कुल। शॉर्टकट कुछ अलग से कोई चीज नहीं होती है, वो इन्हीं का लेखा जोखा जोखा होता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके पास शॉर्टकट अपने आप आते जाएंगे, है ना। कैलकुलेशन जितने करेंगे उतने शॉर्टकट आपको मिलते जाएंगे। डन। अगला क्वेश्चन आपके पास, गिव द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NiCN4 2-। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने। अब दो तरीके हैं, या तो VBT लगा दो या क्रिस्टल फील्ड लगा दो, जिससे भी आंसर फटाफट से आ जाए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको दोनों लगा के बता देता हूँ, एक VBT और एक क्रिस्टल फील्ड। हालांकि VBT से भी जल्दी आ जाएगा। कैसे, फटाफट से बोर्ड पे देखिए क्या है, निकल। निकल कौन से नंबर पे होता है, 28 नंबर पे होता है, मींस आर्गन रहेगा, जी हाँ। इसके बाद कौन आ जाएगा, 4s2 3d। ये हो गए कितने, 20। 20 के बाद बचे हैं 8। नाउ उसको फटाफट से बना दो। चलो सॉरी, बनाने से पहले उसका ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन यही निकाल देते हैं इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल को मान लीजिए X प्लस, कितनी बार ये, 4 बार। साइनाइड पे कौन सा चार्ज होता है, -1, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। नाउ क्या मिलेगा, X -4 इक्वल टू -2। X -4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +4, और ओवरऑल कितना आ गया, +2। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या कीजिए, निकाल दीजिए। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं हमेशा, आउटर मोस्ट से। कौन है आउटर मोस्ट, तो 4 वाला। 3 वाला तो अंदर रहेगा, 4 वाला बाहर रहेगा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाते रहे, जाते रहे तो क्या बचा, आर्गन 4s0 और 3d का कितना, 8। नाउ अब बना लो इसको, कितना, 4s भी बना लेते, 4s है और ये कौन है, 3d है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स फील कर दीजिए फटाफट से, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, ठीक है। ये हुई कहानी उसकी, निकल की 2+ की। अब अगर आप इसको किससे देखना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बनाऊं क्रिस्टल फील्ड वाले से। VBT में थोड़ा सा डर रहता है किसका, कि अगर आपने इसको लगा दिया साइनाइड वाले को, स्ट्रॉन्ग फील्ड को, तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, और उस केस में आपके पास क्या, कोई से भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। बट एक बार क्रिस्टल फील्ड को लगाकर देखते हैं क्या बोलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ ध्यान से बोर्ड पर CFT लगा रहे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, पहले CFT देख लो आप एक बार। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो अपन को पता है कि कितने, डी ब्लॉक में 8 इलेक्ट्रॉन आने वाले। कन्फिगरेशन तो आपको इसमें भी लगेगा, आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके पास यही बचेगा, 4s0 3d8, इस तरीके से। अब वो जो D है, D का ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्प्लिट कराना है। कैसे स्प्लिट होता है, तो 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इट मींस ऊपर कितने चले जाएंगे, 3 डिब्बे चले जाएंगे,
और नीचे कितने डिब्बे रहेंगे टूटकर, 2 डिब्बे रहेंगे टूटकर। Eg नीचे और T2G कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे आपको, 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से है 8। अब इनको भरना है, तो भरने के लिए आपको पता है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी और गैप को कंपेयर करना पड़ेगा। बट पेयरिंग एनर्जी और गैप को अपन कैसे कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट तो पता नहीं, देख भी नहीं सकते ना, उन्होंने कुछ बताया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो लिगेंड है वो स्ट्रांग है या वीक है। तो निकल 3D सीरीज में आता है और साइनाइड 3D सीरीज के लिए क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रांग फील्ड वीकेंड लिगेंड होता है ना। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो फिर क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रांग फील्ड आ गया है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हमेशा क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, पेयरिंग फर्स्ट होगी। क्या कहानी आएगा, पेयरिंग फर्स्ट। और पेयरिंग फर्स्ट हो रही है तो देखो आगे क्या केस आएगा, ऐसे 1 और 2 तो भरा दिया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल करके पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी और गैप ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या होगी, पेयरिंग फर्स्ट। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नाउ किसकी बारी है, 5 6 7 और ये रहा क्या 8। अब ध्यान से देखिए, उस वाले केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इस वाले केस में भी कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ तो फिर इसको सही मानेंगे या इसको सही मानेंगे। देखिए 2 केस हो गए अब आपके पास, एक वीबीटी लग गई, एक सीएफटी लग गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और दूसरा क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। एक में कहानी यहाँ पर जाकर रोकी हुई है, अभी अभी ये एंड नहीं हुआ है ना, इसमें लिगेंड का इफेक्ट आएगा। और ये नॉर्मल थ्योरी जिसको अपन स्टडी करते हैं, है ना, किसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में। सो जब जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है तो ये केस आता है। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दोनों से आंसर अलग अलग आ रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे इसमें भी 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, उसमें भी 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, अनपेयर्ड पे टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, इजी है, नथिंग मच मोर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और जैसे ही पेयरिंग होगी क्या केस आ जाएगा आपके पास, आपके पास केस आएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, यहाँ चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डिब्बा कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। डन। ये किसका इफेक्ट था, स्ट्रॉन्ग फील्ड। आप जानते हैं साइनाइड, है ना, हर एक केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसने क्या करा दिया है, पेयरिंग करा दी है। अब जब पेयरिंग हो चुकी है तो उस केस में क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं आपको, 0 दिख रहे हैं। तो इस वाली थ्योरी से आंसर आ रहा है क्या, 0। और सीएफटी आप लगा रहे हो तो अभी क्या दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, सीएफटी में ये जो कैलकुलेशन है करेक्ट होता कब, जब इसकी जियोमेट्री क्या होती, टेट्राहेड्रल। पर आप जानते हैं अंदर का एक डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 3D का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसकी जियोमेट्री क्या है, इसकी जियोमेट्री आएगी कौन सी, स्क्वायर प्लेनर। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, डी ऑर्बिटल अंदर का यूज होता है तो स्क्वायर प्लेनर आएगी। और स्क्वायर प्लेनर में ये दूसरे तरीके से डिसोशिएट होता है, और डिसोशिएट होगा तो उस केस में यहाँ पर 3 आ जाएंगे और यहाँ पर कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 2 ऑर्बिटल। रिमेंबर दैट, कब, जब स्क्वायर प्लेनर का केस आएगा तब। स्क्वायर प्लेनर के केस में इस तरीके से होगा। इसमें भी डिफरेंट वे होते हैं इस ऑर्बिटल के टूटने के, ऐसे नहीं टूटता है, यहाँ का एक ऑर्बिटल जाता है ऊपर और यहाँ का एक ऑर्बिटल ऊपर और यहाँ का एक ऑर्बिटल नीचे, इस तरीके से ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से क्या होता है, ऑर्बिटल डिसोशिएट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5, और अब ऊपर वाले में जाएगा, ये वाला मान लीजिए ऊपर चला गया है, ये वाला नीचे आ गया है, तो पहले इसमें 2 भर जाएंगे और फिर बचेगा कौन सा, ये नीचे वाला ऑर्बिटल जा रहा है ऊपर,
मीन्स इसको मैं बोल देता हूँ डी, कौन सा है ये, वाई जेड है, डी वाई जेड कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। अब उस डी वाई जेड में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो क्या होगा, पेयरिंग फर्स्ट होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक में चले जाएंगे और क्या बन जाएगा, ये भी वैसे ही सेम टू सेम इसके जैसा। देखिए यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है और इस केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। मींस करेक्ट आंसर इज जीरो। क्रिस्टल फील्ड से थोड़ा सा दिक्कत देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती है। तो सिंपल तरीका है कि आप किसको फॉलो करें, वीबीटी को फॉलो करें, गलतियां नहीं होगी। उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का इफेक्ट साफ साफ दिखता है ना, और जियोमेट्री उसके बाद निकलती है। आप यहाँ जियोमेट्री निकालोगे, शेप निकालोगे, उसके बाद आपको फिर ये पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। जनरली 2 डिब्बे टेट्राहेड्रल में नीचे आते हैं, 3 डिब्बे ऊपर आते, बट स्क्वायर प्लेनर हो गया तो वो 3 डिब्बे में से एक डिब्बा ऊपर पहुंच जाता है और 2 में से एक, मींस नीचे वाले डिब्बे का एक बीच सेंटर में चला जाता है जिसको वीपर भरा जाता है। इसलिए यहाँ एक और यहाँ एक नहीं भरा है, दोनों उसी में डाल दिए गए। आई होप थोड़ा सा तो लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है, बट वीबीटी के थ्रू सिंपल बनेगा क्वेश्चन, तो आप ट्राई कीजिए कि वीबीटी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहां तक तो आप आ रहे हो। देखो वीबीटी में यहां तक आ रहे हो, उसके बाद बच कितनी स्टेप रही है, सिर्फ एक स्टेप बच रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाने की। अब उसी चीज को फिर वापस यहाँ पर फैलाओगे और गलती से अगर रायता फैल गया तो फिर गया क्वेश्चन, है ना। सो फॉलो किसको करें आप, वीबीटी को फॉलो करें, गलतियां कम होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डायमैग्नेटिक। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय की मीनिंग क्या है, प्रतिचुंबकीय मतलब जो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब अट्रैक्ट कौन नहीं करेगा, जिसकी पेयरिंग हो चुकी है। मींस प्रतिचुंबकीय तभी होगा जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। नंबर ऑफ ना लिख के मैं सीधे लिख दूं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल मीनिंग लिखी जा रही है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाने चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सीयू को देख लेते हैं, एक दो निकाल देता हूं मैं, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो सीयू का कितना होता है, 29 होता है। नाउ कैसे लिखेंगे, आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 और फिर कौन आ जाएगा 3d9। नाउ देखो 2 प्लस लगा हुआ है, मतलब 2 निकाल दो, कितने बचेंगे 9, 9 को भर दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या फील्ड लिगेंड तो दिया ही नहीं है, स्पिन भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है कितना अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है। काम चलेगा नहीं, मुझे क्या चाहिए, ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें कोई भी अनपेयर्ड ना बचे। तो फिर किसकी तरफ चलेंगे, दूसरे की तरफ चलेंगे। कौन है दूसरा, निकल, कितना होता है 28 होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, आर्गन 4s2, 3d कितना आ जाएगा 8। इसमें से भी कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, 2 निकाल दीजिए। 4s से 2 निकल जाएंगे, बिल्कुल। कितने बचे डी में, 8 बचे हैं, देख लो डी में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए अनपेयर्ड। अब तो बात और बिगड़ गई, मैग्नेटिक मोमेंट और ज्यादा हो गया इसका, चुंबकीय आघूर्ण। ऊपर वाले के पास एक ही था, इसके पास तो 2 है। इसके पास अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसके पास थोड़ा सा कम रहेगा। अगले चलते हैं किसकी तरफ, सीडी की तरफ, और देखते हैं सीडी के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बहुत आसान है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इतने तो बिल्कुल इजी बनते हैं। 48 सीडी 48, सीडी बनाते हैं, सीडी में देख लेते हैं क्या आ रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सीडी कितना होता है 48, है ना। इसको भी भर देंगे, कितना आ जाएगा इधर 18 और ये आ जाएगा 36, है ना। क्रिप्टॉन की बारी आ गई, यहाँ कौन आ जाएगा अब की बार 5, नीचे वाले में आता है ना, तो 5s2 आ जाएगा और 4d, 4d सीरीज का एलिमेंट है,
तो ये हो गए 36 और 2 38, बचे कितने 10, 10 के 10 किस में चले जाएंगे, उसमें 4D में पहुंच जाएंगे। CD ZN के नीचे आता है ना, ZN CD जी ना, उसी के जस्ट नीचे, तो उसी के जैसा कन्फिग्रेशन होगा। अगले स्टेप में क्या करना है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आप जानते हैं 2 कहां से जाएंगे, S में से निकलेंगे। तो फिर D कैसा मिलेगा आपको, जरा सोचिए, 1 2 3 4, D कैसा मिलेगा आपको, पूरा भरा हुआ मिलेगा। 10 इलेक्ट्रॉन भरने पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हाँ पूरा भरा हुआ है। अगर पूरा भरा हुआ है तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट मींस इसका नेचर कैसा हो जाएगा, सॉरी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा नेचर, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। यहां तक ओके होगा, आई होप कोई समस्या नहीं। क्या बन गया, डायामैग्नेटिक बन गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वन इज द करेक्ट आंसर है ना, CD क्या हो जाएगा अपना करेक्ट। ऐसे ही Ti3+ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, सेम थिंग है ना, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। The spin only magnetic moment value of Cr3+, क्या चाहिए उसको, केवल चक्रण वाला है ना, स्पिन वाला, स्पिन केवल चुंबकीय आघूर्ण, मीन्स इन शॉर्ट बोलूं मैं तो म्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, म्यू। आप जानते हैं म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √n+1, ये होता है किसका फॉर्मूला, म्यू का। जहां n क्या होते हैं, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जी हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि Cr3+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इतनी अच्छी बात है इसमें कि लिगेंड का इफेक्ट नहीं लगाना। देखो लिगेंड नहीं लिखा है कहीं पर, है ना, जब लिगेंड नहीं है तो जस्ट सिंपल फटाफट से कर दीजिए। क्रोमियम कितना होता है आपको पता है, 24 नंबर पे आता है। कन्फिग्रेशन क्या होता है, नॉर्मल कन्फिग्रेशन भरिएगा, है ना। अगर आप वो स्टेबल वाला भरते हो तो फिर गड़बड़ी कर जाओगे, तो नॉर्मल कन्फिग्रेशन रखिए। Ar कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4s2, 20 हो गए। अब क्या, 3d4। अब इसमें से कितने निकालने हैं आपको, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 3 निकालने मतलब 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। एक यहाँ से निकाला तो कितना बचा है, 3d3, मतलब Cr3+ का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, Ar 4s0 और 3d3। डन, मतलब साफ साफ आप बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक और बना लेते हैं, 1 2 3 इस तरीके से, है ना। कितने बचेंगे, 5 डिब्बे हैं आपके पास। 5 डिब्बे में से कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 3D बना दिया मैंने, इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मेरे पास, n इक्वल टू 3। सारे के सारे तो अनपेयर्ड है, कोई पेयर्ड है ही नहीं। अगर 5 से ज्यादा होते तो पेयरिंग होती, 5 से कम है तो अनपेयर्ड है। अब अनपेयर्ड है तो इसी को उठाकर कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में म्यू इक्वल टू वैल्यू रखेंगे तो 3, इधर कौन 3 + 1 कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 3 × 4। इस तरीके से म्यू इक्वल टू 4 को बाहर ले आओ, 2√3, 2√3। अच्छा पॉइंट में है बिल्कुल, म्यू इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732। क्यों, √3 की वैल्यू होती है कितनी, 1.732। मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34 और 32 दूनी 64, ये आ गया 3.464, 3.46। ओके ये चलेगा, 3.47 BM बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होती है, म्यू की यूनिट होती है। तो इस तरीके से सिंपल सा आप पहले क्या कर लोगे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे, उसके बाद
डिब्बे में भर दोगे, जितने अनपेयर्ड है वो n की वैल्यू, और उसको उठाकर इस फॉर्मूले में रखोगे, सिंपल रूट लेने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वही फाइनल आंसर होगा। उसी को बोलेंगे क्या? स्पिन केवल चुंबकीय आघूर्ण। डन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज सो बाय, अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, 3D के कॉन्फ़िगरेशन है, और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम कौन शो कर रहा है। फटाफट से बनाते हैं, है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। आप सोचिए कितना आसान है, जस्ट इलेक्ट्रॉन फील करके देखना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा समझाने के उद्देश्य से थोड़ा स्लो करते हैं सॉल्व। और एक है कौन सा? 3D5। सारे डिब्बे बन गए हैं, अब बस इलेक्ट्रॉन भरना है। चलिए फटाफट से, कितना है यहाँ पर? D8 है, इस साइड से समझो कितने हैं? D8 है तो भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेयर्ड आए? 2 अनपेयर्ड आए, ठीक है ना। यहाँ पर 7 भरने, 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेयर्ड है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ यहाँ भरी 1 2 3 4, 4 ही थे। कितने अनपेयर्ड आए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। नाउ 5 भरी, 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड आए? 5 अनपेयर्ड आए। अब एक सिंपल सी बात समझिए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिब्बे कितने हैं? डी के पास 5। पांचों के पांचों में अगर एक एक होंगे तो वो मैक्सिमम नंबर होगा। जी हाँ, अगर 2 भर जाते हैं तो वो तो फिर पेयर हो गया, कहीं ना कहीं 5 से कम हो जाएगा। सो ऑलवेज याद रखिए 5 के लिए म्यू कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हो सकते हैं? सिर्फ 5 ही हो सकते हैं। 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी वाले ऑर्बिटल में तो नहीं मिलेगा, डी ऑर्बिटल में नहीं मिलेगा, ठीक है क्या? n जितना ज्यादा होता है उसका म्यू उतना ही ज्यादा होता है। और n मैक्सिमम कितना हो सकता है? d के लिए, d ऑर्बिटल के लिए 5 हो सकता है। तो जहां पर भी d5 का कॉन्फ़िगरेशन आया उसके लिए क्या बोलोगे? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, क्योंकि n मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 हो सकता है, और उसी पर म्यू भी कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। तो d5 वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, बट थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दिया ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ, उफ, किसका क्वेश्चन आ गया? ये आइसोमर का क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखिए, आईयूपीएसी हो गए, आईयूपीएसी का यूज हो गया। आईयूपीएसी पे क्वेश्चन तो अभी देखने को नहीं मिला, बट उसका यूज हो गया है। आईयूपीएसी और सिंपल होता है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, बट सीधे जा रहे हैं कहां पर? आयोनाइजेशन आइसोमर के ऊपर। आइसोमर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आइसोमर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और थोड़ा सा इसको ऐसे बोले कि जिसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा समझना पड़ता है, वो चीज है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे सॉल्व। द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज, आयनन समावयवी बताना है। आयनन समावयवी, तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आयोनाइजेशन आइसोमर होता क्या है? तो क्या थी डेफिनेशन, क्या समझा था? कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनिए। आयोनाइजेशन आइसोमर उसको बोलते हैं जिसमें एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जी हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए, एक क्रोमीन है, 4H2, एक क्रोमीन है, 4H2 है ना, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, NO2 है, NO2 है, Cl है और Cl है। इन सबको
सॉरी मैंने गलत जगह मैच कर दिया है, इसको मैच करना है चारों से, हो जाएगा, डेफिनेटली मैच हो जाएगा, वो अपने आप में सही तरीके से लिखा होता है। नाउ डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, वापस आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन बोलती है कि आयोनाइजेबल लिगेंड, आयोनाइजेबल लिगेंड मतलब जो मेटल के साथ में लिगेंड है उसमें से ऐसा लिगेंड जो आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके पास आयन होते हैं, इन शॉर्ट बोलूं तो जिसके पास चार्ज होते। न्यूट्रल नहीं ले सकते आप, है ना, कैसा लेना होगा, जिसके पास चार्ज है उसको लेना होगा, ठीक है क्या। तो चार्ज वाला लिगेंड इन शॉर्ट बोल रहे, चार्ज वाला लिगेंड मतलब आयोनाइजेबल लिगेंड काउंटर आयन के साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, काउंटर आयन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, कोई ऐसा चार में से ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें क्या आयोनाइजेबल लिगेंड कॉम्प्लेक्स से निकलकर बाहर आ गया है और बाहर वाला काउंटर आयन कहां चला गया है, अंदर। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि बाहर है कौन, तो आप देखो बाहर कौन है, क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को कहां जाना होगा, अंदर, ठीक है, क्लोरीन को कहां जाना होगा, अंदर जाना होगा। इट मींस क्लोरीन वाला ऑप्शन तो हो गया नेग्लेक्ट, क्लोरीन वाले खत्म। अब ये जाएगा किसकी जगह, तो H2O तो है न्यूट्रल, मतलब H2O नहीं जाने वाला। NO2 पर क्या होता है, एक -1 चार्ज होता है, जी हाँ, NO2 पर -1 चार्ज। और ये भी याद रखना उसी को रिप्लेस करेगा जिसके इक्वल चार्ज है, उसी को रिप्लेस करेगा जिसके इक्वल चार्ज है। तो किसको रिप्लेस करेगा, ये फटाफट से जाएगा और रिप्लेस कर देगा NO2 को, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा CrH2O4। क्लोरीन के पास ही पहुंच जाएगा, तो कितने क्लोरीन, एक अंदर पहले से था, एक और अंदर आ गया, तो 2 क्लोरीन हो गए, और बाहर कौन चला गया, NO2 बाहर चला गया। दिस वन इज द आंसर। अब ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, जी बिल्कुल, बी नंबर का देखिए, H2O 4 है, 2 क्लोरीन हो गए और NO2, मतलब दिस वन इज द करेक्ट। H2O तो बाहर हो ही नहीं सकता, तो आप इसको भी कट कर दीजिए, तीनों कट हो गए तो बचा क्या, फिर एक ही बचा, और वही आ भी रहा है अपना, है ना। सो ये होता है एक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओवरऑल आयोनाइजेशन आइसोमर के बारे में पता होना चाहिए, क्या है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ऐसा लिगेंड जिस पर क्या होता है, चार्ज होता है, वो बाहर चला जाता है, काउंटर आयन की जगह ले लेता है, और काउंटर आयन बाहर से उठकर अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। ये जो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना, बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आ जाता है, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। पर कौन, जिस पर चार्ज होगा, चार्जेबल, ओके क्या। सो यहां तक की कहानी क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आराम से, ठीक है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय समवेता नहीं दर्शाता, ध्यान से देखिए इसको, ज्यामितीय समवेता पूछ रहा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन शो नहीं करेगा, ट्रांसिस, है ना, ट्रांसिस वाला केस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आसान है, आपको पैटर्न याद होना चाहिए। पहले तो देख लेते हैं, यहाँ 4 और 2 6 है, चलेगा, यहाँ पर 5 और 1 6 है, चलेगा, यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 4 है, चलेगा, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 और 2 4 है, चलेगा, ठीक है, पैटर्न तो सही है, 4 और 6 वाले। अब देखो ध्यान से, क्या था, 4 वाले में MA4 कोई भी GI नहीं बनाता है, क्योंकि चारों के चारों एटम, सॉरी एटम बोल रहा था, चारों के चारों लिगेंड कैसे हो गए, सेम हो गए, तो ये नहीं बनाएगा। इसके बाद देखा था क्या, A3 और B, कि अगर A 3 बार आ गया और B एक बार आ गया तो ये भी नहीं बनाता है, क्योंकि B सेम वही वही घूमते रहता है, बीच में 3 रेगुलर A मिल जाते हैं, तो कोई जियोमेट्री नहीं बन पाती है। बट इसके बाद देखा था अपन ने A2 और B2, तो ये GI बनाता है। अब इस पैटर्न को ढूंढ लो, तो ये पैटर्न आपको दिखेगा कहां पर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अमोनिया 2 है और क्लोरीन 2 है, मतलब ये GI बनाता है,
राइट नहीं लगाते, ये GI बनाता है तो हटा दो क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है आपसे, बनाता है तो हट गया। अगला आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बाकी क्या बचे, अब ये भी 6 वाला है, ये भी 6 और ये भी 6, सारे 6 वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं A नंबर वाले को। इसमें देखो क्या है, पैटर्न M A4B2, आप जानते हैं A4B2 मतलब 4 A है मेटल के साथ में, ऐसे इस तरीके से क्या है, 4 A है और उस पर 2 क्या है, B प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल इसका ट्रांस भी बनेगा और इसका सिस भी बनेगा, दोनों बनेंगे तो इसको भी हटा दो। अब बचे 2 ऑप्शन और चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं, क्या है, ईएन है और एक सेंट्रल मेटल, तो एक ईएन आपके पास इस तरफ आ जाएगा लाइक दिस, और एक ईएन आपके पास इस तरफ आ जाएगा लाइक दिस, एक ईएन ये हो गया, एक ईएन ये हो गया, और बचे क्या, 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन हो गए, है ना। मीन्स इसका भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावेवी पॉसिबल है, दोनों क्लोरीन एक जगह हो सकते हैं, दोनों ईएन एक तरफ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, मतलब इसका भी पॉसिबल है। बच गया कौन सा, लास्ट वन, और इसका पैटर्न देखिए क्या है, एक मेटल है और ए कितनी बार है, 5 बार, और बी 1 बार है। आप जानते हैं ऐसे किसी केस का जीआई नहीं बनता, अगर आपने डायरेक्ट पैटर्न याद रखा होता तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता, उस पैटर्न का कोई जीआई नहीं होता है। डन, आसान सा है, आप नहीं बना सकते, आप NO2 को कहाँ रखोगे, 5 क्या है आपके पास, अमीन है, और एक NO2 है, उसको कहीं पर भी रख दीजिए, हर बार आपको आइडेंटिकल 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 स्ट्रक्चर मिलेगा, किसी भी पोजीशन पर डाल दीजिए आइडेंटिकल ही मिलेगा, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं उस केस में सारे एंगल कैसे, सेम है, आप कहीं पर भी रख दो, एक ही कॉन्फ़िगरेशन, एक ही स्ट्रक्चर आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो ये था सॉल्यूशन आज के सारे क्वेश्चन का, देख लेते हैं अगर कोई और क्वेश्चन एक्स्ट्रा अवेलेबल हो तो, अदरवाइज क्लास को करते हैं एंड। जी हाँ, ये है एंड ऑफ क्लास, इसके बाद फिर आगे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना, कुछ IUPAC वाले क्वेश्चन और कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन एक और क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जिन टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत है वो और ज़्यादा क्लियर हो पाए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं या अटकते हैं जहाँ पर बच्चे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो थोड़े से इससे क्या होगी, हाई लेवल के होंगे, ये तो इजी इजी क्वेश्चन हो गए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े कि नहीं आपको आता है। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कोई लेवल नहीं होता है, इजी क्वेश्चन भी आता है, टफ भी आता है, तो आपको पढ़ना तो सारे है, ट्राई इसी से कीजिए, शुरुआत इसी से कीजिए, है ना, ताकि आपसे आगे के क्वेश्चन बन पाए। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।